नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारियों में यूं ही व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और बेहतर तैयारी करते रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप MP 360 चैनल पर आनंद उपाध्याय के साथ हैं। अपनी बेहतर तैयारी के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और आज आगे का टॉपिक बढ़ाते संस्कृत में आधुनिक शिक्षण की विधियां आगे लेकर चलते हैं। आज मुख्य रूप से मैं चर्चा करूंगा आपसे दंडान्वय क्या होता है, खंडान्वय क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण जो शिक्षण संस्कृत की शिक्षण विधियां हैं, आधुनिक शिक्षण विधियां हैं, इन पर मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। ये मेरी शैक्षणिक योग्यताएं हैं। मैंने BSc CBZ से किया हुआ है। मेरा MSc बॉटनी से, साथ ही मैंने किया हुआ है MA हिंदी। और मुझे 7 सालों का ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है दोस्तों। और इस अनुभव का तकरीबन 3500 से अधिक लोग लाभ उठा चुके हैं। आप भी लाभ उठाइए और आगे बढ़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। यकीन मानकर चलिए, आप अनअकैडमी पर आएंगे तो अनअकैडमी के 3 चैनल्स हैं: लेट्स क्रैक MP एग्जाम्स, MP 360 और अभियान। इन चैनल्स पर आप आइए और इनको सब्सक्राइब करिए और बेहतर तैयारी करिए दोस्तों। हमारे ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लिंक मिलेगी और स्टडी मटेरियल भी। आप अगर चाहते हैं कि इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर MPPSC व्यापम के एग्जाम्स को क्रैक करें, तो आप अपने फ़ोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें और बेहतर तैयारी करना है तो प्लस सब्सक्रिप्शन लें। इस पर आपको भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स का बेस्ट कंटेंट और बेस्ट गाइडेंस अवेलेबल होगा दोस्तों। मिलेगी आपको डेली लाइव क्लासेस, मिलेंगे लाइव टेस्ट क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड मिलेगा कोर्स, नोट्स बनाने की झंझट से मुक्ति और अनलिमिटेड एक्सेस। कहीं भी बैठे हो आप, कभी रहिए, एक सब्सक्रिप्शन पर आप एक्सेस कर सकते हैं सारी की सारी लाइव क्लासेस में, रिकॉर्डेड कोर्सेज में, और कंफर्ट जोन में जा सकते हैं किसी भी डिवाइस में। तो ज़रूर लीजिए सब्सक्रिप्शन दोस्तों। सब्सक्रिप्शन लेते समय कोड डालना ना भूलिए, AUP10। ये कुछ विशेष बेनिफिट होते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के। यहाँ आप अपने एजुकेटर से लगातार क्लासेस ले सकते हैं लाइव, डिफरेंट बैच कोर्सेज, यहाँ डिफरेंट एग्जाम्स को चलते रहते हैं। स्ट्रक्चरल लर्निंग मिलती है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जहाँ आप अपने एजुकेटर से डाउट पूछते हुए तैयारी करेंगे। इंटरेक्शंस के बहुत सारे तरीके हैं यहाँ, पोल, कमेंट, क्विजेस। एक सब्सक्रिप्शन लीजिए, सारे एजुकेटर्स सारे कैटेगरीज में आप कर सकते हैं, है ना, क्लासेस ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और डाउनलोड करिए वीडियोस, ऑफलाइन भी देखिए और PDF भी मिलेगी आपकी रिवीजन के लिए, जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगी। याद याद रखिए, फ्री क्लासेस वर्सेस प्लस क्लासेस की बात करें तो कंप्लीट सिलेबस कवर होगा यहाँ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, वो भी ड्यूरेशन में। अनलिमिटेड PDF नोट्स और सभी डाउट आपके होंगे क्लियर। तो सब्सक्रिप्शन लीजिए दोस्तों 1 या 2 साल का, क्योंकि वर्तमान में जो कोरोना हर्डल्स चल रहे हैं उसके हिसाब से मेरे हिसाब से आपको 1 साल या 2 साल का लेना चाहिए। कोड जरूर डालना AUP10, जो आपको 10% का दिलाएगा डिस्काउंट, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा। ये मेरा टाइम टेबल नोट करिए। 11 बजे, सुबह 10 बजे साइंस MCQ, अब जो समाप्त होकर के कन्वर्ट हो रहा है हिस्ट्री में। और दोपहर 12 बजे MPTT स्पेशल संस्कृत पेडागोजी आप पढ़ रहे हैं। 7:30 बजे MP स्पेशल MCQs और रात 9 बजे MPTT स्पेशल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इन क्लासेस में आपको आना है और अपने दोस्तों को भी लाना है दोस्तों। चलिए, तो आज की आगे की कहानी शुरू करते हैं। हम कुछ आधुनिक शिक्षण विधियों की चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण संस्कृत की शिक्षण विधियां देखी हैं, जिसमें मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि बताई थी, निर्बाध विधि, इसको अपन डायरेक्ट मेथड कहते हैं। फिर हमने संयुक्त विधि पर भी आपको क्या कराई थी चर्चा, और बहुत सी चीजें हम यहाँ पढ़ते गए हैं। आगमन निगमन विधियां हमने कल देखी और आज हमें आगे दिखना है दंडान्वय खंडान्वय विधि। दंडान्वय विधि क्या होती है? संस्कृत एक संश्लेषणात्मक भाषा है। संश्लेषणात्मक भाषा में परसर्ग या कारक मूल तत्वों के साथ संयुक्त रहते हैं। मतलब जो कारक चिन्ह होते हैं, ठीक, या परसर्ग होते हैं, वो मूल शब्दों में ही छुपे हुए रहते हैं। जबकि हिंदी एक विश्लेषणात्मक भाषा है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं वो विश्लेषणात्मक भाषा से पढ़ रहे हैं, लेकिन कहो गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु,
गुरुर्देवो महेश्वरा। इसमें क्या है, जो परसर्ग हैं वो क्या होते हैं, मूल शब्द में संश्लेषण होता है। छात्र कभी कभी कर्ता कर्म क्रिया आदि को वाक्य में ढूंढना पड़ता है। संस्कृत में श्लोक यह कार्य और कठिन हो जाता है, क्योंकि उसमें कर्ता और उसके विशेषण अथवा कर्म या उसके विशेषण अलग अलग रहते हैं। श्लोक के अर्थ को मातृभाषा में अच्छी तरह से समझने के लिए श्लोक के मुख्य भाग जो होता है, मेन क्लॉज होता है, उसको ढूंढना है। उसके अनुसार कर्ता कर्म तथा क्रिया का पता लगाना भी आवश्यक होता है। इसे ही कहते हैं दंडान्वय। जब क्या कर रहे हैं आप, श्लोक के अर्थ को मातृभाषा में अच्छी तरह से समझने के लिए श्लोक के मुख्य भाग को ढूंढना, उसके अनुसार ही कर्ता कर्म और क्रिया का पता लगाना आवश्यक होता है। इसे ही दंडान्वय कहते हैं। वाक्य खंड में शब्दों का क्रम किस प्रकार होगा जानते हैं। सबसे पहले कर्ता के विशेषण होते हैं, जो करने वाला, फिर उसके बाद कर्ता होता है, फिर कर्म के विशेषण होता है, कर्ता के द्वारा किया गया काम कर्म कहलाता है, फिर कर्म होगा, अन्य कारक शब्दों के विशेषण और दूसरे कारक शब्द होंगे और अव्यय भी होंगे, इंडेफिनेबल्स। इस प्रकार संक्षेप में हम पद्य खंड को एक पूर्ण वाक्य में या दंड में बदल देते हैं। इसे ही दंडान्वय कहा जाता है। कर्ता के विशेषण कर्ता, कर्म के विशेषण कर्म, अन्य कारक शब्दों के विशेषण, दूसरे कारक शब्द और अव्यय। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं पद्य खंड को एक पूर्ण वाक्य में एक दंड में बदलना ही दंडान्वय कहलाता है। दंड का अर्थ होता है, गांव वाले कहते हैं ना दंडा, है ना। यह दंड शब्द वाक्य का प्रतीक होता है एक, तथा यह विधि व्याकरण पर आधारित होती। दंडान्वय दंड में बदलना। दंडान्वय करते समय शिक्षक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न कर सकता है। श्लोक में कर्ता कौन है, उस डूअर, इसमें कर्म क्या है, और इस पद्य में क्रिया कौन सी हुई है, ये बताइए। जब भी आप दंडान्वय करते हैं तो एक शिक्षक अपने छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न कर सकता है। श्लोक में कर्ता कौन है, इसमें कर्म क्या है, इस पद्य में क्रिया बताइए। तो ये सभी के सभी आप प्रश्न कर सकते हैं शिक्षक के नाते अपने छात्र से। दंडान्वय प्रणाली की विशेषताएं। इस प्रणाली में क्रिया के शब्दों को संश्लेषणात्मक क्रम में रखा जाता है। कविता पाठ के अन्य शब्दों जैसे कर्म, विशेषण और क्रिया को अध्यापक छात्रों से ही उद्बोधित करता है। उद्बोधित करने के लिए वह छात्रों से ही प्रश्न पूछता है। ये दंडान्वय प्रणाली की विशेषताएं होती हैं। प्रणाली में क्रिया के शब्दों को किस क्रम में रखा जाता है, संश्लेषणात्मक क्रम में रखा जाता है। कविता जो है पाठ के अन्य शब्दों जैसे कर्म, विशेषण और क्रिया को अध्यापक छात्रों से ही उद्बोधित कराता है, और उद्बोधित कराने के लिए वह छात्रों से ही प्रश्न पूछा करता है। दंडान्वय पद्धति के गुण क्या होंगे। अर्थ समझने एवं जानने में आसानी रहती है। विषय को पूर्ण रूप से जाना जा सकता है। श्लोक का भाव आसानी से जाना जा सकता है। उच्च स्तर पर यह विधि अत्यंत उपयोगी होती है। ये दंडान्वय विधि के कुछ महत्वपूर्ण जो है वो गुण आप देख लीजिए। अर्थ समझने एवं जानने में बहुत आसानी रहती है। विषय को पूर्ण रूप से जाना जा सकता है। श्लोक का भाव आसानी से जाना जा सकता है। उच्च स्तर पर यह विधि अत्यंत उपयोगी भी होती है। छात्र पहले ही तैयार किए हुए क्रम को जान लेते हैं, अतः निष्क्रिय बने रहते हैं। छात्र जो होता है इस क्रम को पहले ही जान लेता है तो वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, ये दोष होता है। भाई जो पहले से पता है तो वो क्यों करेगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह विधि दोषपूर्ण है, यह नीरस पद्धति है। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। उच्च स्तर के बच्चों के लिए थोड़ी बहुत उपयोगी हो सकती है, पर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए दंडान्वय पद्धति में बहुत दोष है। रसानुभूति एवं सौंदर्यानुभूति का अभाव है। रस की और सौंदर्य का इसमें अनुभव नहीं होता, इसकी अनुभूति नहीं होती।
अब आगे देखते हैं क्या होता है खंडान्वय विधि। इसे कहा जाता है पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कहा जाता है। जो खंडान्वय विधि है पद्य शिक्षण की सबसे शानदार विधि होती है। जहां तक पद्यों के अर्थों का संबंध है तो यह प्रणाली दंडान्वय से भिन्न होती है, परंतु पदच्छेद, पदार्थ कथन, पदों का जो अर्थ कथन होता है, समास विग्रह तथा तात्पर्य के संबंध में दंडान्वय से ही समानता रखती है। अन्वय की दूसरी प्रणाली खंडान्वय होती है। जहां तक पद्यों के अर्थों का संबंध है यह प्रणाली दंडान्वय से कुछ भिन्न होती है, परंतु पदच्छेद, पदार्थ कथन, समास विग्रह तथा समास के विग्रह के तात्पर्य के संबंध में यह दंडान्वय के समान ही क्या रखती है, समानता रखती है। खंडान्वय प्रणाली की प्रक्रिया दंडान्वय की भांति खंडान्वय में भी सबसे पहले श्लोक में प्रधान वाक्य को ढूंढा जाता है। प्रधान वाक्य में कर्ता और क्रिया को ढूंढा जाता है। तत्पश्चात कर्ता, कर्म तथा क्रिया से जुड़े अन्य शब्दों को ढूंढने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछे जाने वाले प्रश्न कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कारक रूपों से आरंभ करके किम, कीदृश्य, कथम भूतम, किम कृत्वा, किम कर्तुम, कदा कुत्र कस्मात्, किम करोति आदि। तो ये पूछे जाने वाले प्रश्न मित्रों कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कारक रूपों में आरंभ करके किम, कृतश्य, कथम भूतम, किम कृत्वा, किम कर्तुम, कदा कुत्र कस्मात्, किम करोति आदि। इसके बाद पद्य को विभाजित किया जाता है। प्रत्येक शब्द का अपना स्थान होता है। सर्वप्रथम क्रिया को, उसके बाद फिर किसे रखा जाता है, कर्ता को रखा जाता है। सबसे पहले क्रिया, तदुपरांत उसका जो डूअर होता है, करने वाला, उसे रखा जाता है। कर्ता के उपरांत इसकी विशेषता कहने वाले प्रत्येक शब्द को रखते हैं। फिर प्रत्येक प्रधान शब्द जो कर्ता से संबंधित होता है, कारक संबंध के कारण ढूंढा जाता है। फिर प्रत्येक शब्द के विशेषणों को ढूंढा जाता है। खंडान्वय की प्रक्रिया होती, बड़ी जटिल प्रक्रिया है। खंडान्वय प्रणाली को हम प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोट करिए कि ये जो खंडान्वय प्रणाली होती है, इस खंडान्वय प्रणाली को क्या कहा जाता है मित्रों, ध्यान रखिए। इसे अपन क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं भैया ये हम प्रश्नोत्तर प्रणाली कर रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न तथा उत्तर का विशेष महत्व है। चुने हुए प्रश्नों अथवा या उपयुक्त उत्तरों द्वारा श्लोक के भाव को समझाया जाता है। खंडान्वय प्रणाली का क्या महत्व है, यह विधि मनोवैज्ञानिक है। इसमें प्रश्नोत्तरों के माध्यम से छात्रों को क्रियाशील रखा जाता है। यह प्रक्रिया कुछ ह्यूरिस्टिक विधि जैसी होती है। खंडान्वय प्रणाली का महत्व, यह विधि मनोवैज्ञानिक होती है। इसमें प्रश्नोत्तरों के माध्यम से छात्रों को क्रियाशील रखा जाता है। यह प्रक्रिया कुछ ह्यूरिस्टिक विधि जैसी है। दंडान्वय की अपेक्षा यह विधि अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें वाक्य का अनेक खंडों में विश्लेषण किया जाता है तथा छात्र अच्छी तरह वाक्य तत्व और खंडों के पारस्परिक संबंध को समझ लेता है। ये खंडान्वय प्रणाली का महत्व होता है। खंडान्वय प्रणाली के महत्व की बात करें तो छात्रों की पृष्ठभूमि के अनुसार प्रश्नों का वर्गीकरण किया जा सकता है। चल पीलू में दोस्तों, छात्रों की सृजनात्मक शक्ति विकसित होती है। इससे उसमें सृजन करने का भाव पैदा होता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव का ज्ञान भी आसानी से हो जाता है। छात्र अर्थ और भाव दोनों को जानते हैं। यह विधि श्लोक के मूल भाव पर आधारित है।
उच्च स्तर हेतु अधिक उपयोगी भी होती है। इस विधि को सामूहिक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि भी कहा जाता है। खंडान्वय प्रणाली का ही महत्व है कि सामूहिक शिक्षण की अगर समूह में आप पढ़ा रहे हैं तो उस खंडान्वय प्रणाली उसकी श्रेष्ठ विधि होती है और उच्च स्तर के लिए उपयोगी भी होती है। खंडान्वय विधि की कमियां अथवा दोष, व्याकरण संबंधी नियमों को जानने का अवसर नहीं मिलता इसमें। अगर आप जानना चाहते व्याकरण संबंधी नियम, यहाँ अवसर प्राप्त नहीं होगा ज्यादा। प्राथमिक स्तर पर यह बहुत अधिक उपयोगी भी नहीं होती है। सभी छात्र संस्कृत भाषा में उत्तर देने में सक्षम कई बार नहीं होते हैं क्योंकि उनको उतना संस्कृत का ज्ञान नहीं होता और आरंभिक स्तर पर तो यह बहुत कठिन हो जाती है। आरंभिक स्तर पर यह पद्धति कठिन हो सकती है। खंडान्वय विधियों की कुछ दोष थे। अब नेक्स्ट है दोस्तों, वो है अन्वय व्यतिरेक विधि। इस विधि में अध्यापक कथावाचक की भांति एक दृष्टांत को लेकर के श्लोकों को स्पष्ट करता है। कथावाचक जैसे नहीं होते, वो पढ़ता है, एक श्लोक लिया, एक दृष्टांत लिया और फिर उसको धीरे धीरे स्पष्ट करेगा। इस विधि में प्रत्येक पद का भाव एवं भाषा की दृष्टि से परीक्षण करते हैं तथा भाषा की दृष्टि से विचार कर अध्यापक शब्द के महत्व, उसके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग, अर्थ दोष, माधुर्य, वाक्य विन्यास, प्रभाव आदि को बताता रहता है। शब्द शक्ति, छंद, अलंकार, प्रसाद एवं माधुर्य आदि गुणों का ज्ञान करवाता है। यही अन्वय व्यतिरेक विधि होती है। इस विधि में अध्यापक जो होता है वो एक कथावाचक की भांति कोई एक दृष्टांत ले लेगा और दृष्टांत को श्लोकों के द्वारा स्पष्ट करता है। इस विधि में प्रत्येक पद का भाव एवं भाषा की दृष्टि से परीक्षण किया जाता है और भाषा की दृष्टि से विचार कर अध्यापक शब्द के महत्व, उसके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग, अर्थ दोष, माधुर्य, वाक्य विन्यास, प्रभाव आदि को बताता है। शब्द शक्ति, छंद, अलंकार, प्रसाद एवं माधुर्य आदि गुणों का ज्ञान करवाता है। अन्वय व्यतिरेक विधि के क्या उद्देश्य होते हैं? सरस एवं सरल श्लोक एवं सुभाषित पद्यों को कंठस्थ कराना इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो सरस मतलब रस सहित सरल श्लोक एवं सुभाषित पद्यों को कंठस्थ करना पहेलियों के शिक्षण में सहायक होता है। अक्षर और शब्दों का खेल के माध्यम से शिक्षण कराया जाता है। अंत्याक्षरी द्वारा पद्य प्रस्तुतिकरण का अभ्यास भी होता है और प्रसिद्ध कवियों के जयंती उत्सव का आयोजन भी कर सकते हैं इस अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। ध्यान रखिए, अन्वय व्यतिरेक विधि साहित्यिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक अंशों के शिक्षण में अधिक उपयोगी होती है। अन्वय व्यतिरेक विधि जो है, ध्यान रखिएगा, साहित्यिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक अंशों के शिक्षण में अधिक उपयोगी है। जैसे आपको उपनिषद भाष्य पढ़ना है, भगवत गीता पढ़नी है, ब्रह्म सूत्र का टीका पढ़ना है, तो इनको इसी विधि का अनुसरण करना चाहिए। फिर है ना, अन्वय व्यतिरेक विधि का अनुकरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके गुण क्या होंगे? अन्वय व्यतिरेक विधि के क्या क्या गुण हो सकते हैं? स्मरण शक्ति का विकास सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है दोस्तों कि आप अन्वय व्यतिरेक, मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि आप सभी को अगर ये क्लास पसंद आ रही है तो जाते जाते मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो भी कर लीजिए डाउनलोड करके और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए आप और बेल आइकन बताना मत भूलिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। और साथ ही दोस्तों, साथ ही आपको एक काम करना है, लाइक करना है वीडियो, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है क्योंकि आपका दिया गया सहयोग आपके अपने मित्र को आगे बढ़ाएगा और मुझे आपके सहयोग की पूर्ण अपेक्षा है। आप अपने मित्र का सहयोग जरूर करेंगे। अन्वय व्यतिरेक विधि के गुण क्या होते हैं? स्मरण शक्ति का विकास होता है, गुरु शिष्य संबंध अच्छे होते हैं, मौखिक कार्य पर अपेक्षित ध्यान दिया जा सकता है, संस्कृत भाषा का शुद्ध एवं विस्तृत स्वरूप जानने में सहायक होता है, उच्चारण को शुद्ध और परिष्कृत कर सकता है। ये अन्वय व्यतिरेक विधि के कुछ महत्वपूर्ण क्या होते हैं दोस्तों? गुण होते हैं। तो ध्यान रखिए, अन्वय व्यतिरेक विधि एक महत्वपूर्ण विधि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अन्वय व्यतिरेक विधि के क्या दोष होते हैं? शिक्षण सब विषयों पर केंद्रित होता है, सभी विषयों को केंद्र में रख करके शिक्षण किया जाता है, यथा बहुत अधिक विस्तृत हो जाता है
और इससे इससे बालक को व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और व्यवहारिक ज्ञान जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है एक विद्यार्थी के लिए। तो अन्वय व्यतिरिक्त विधियों में दो महत्वपूर्ण दोष मैंने बताए कि शिक्षण सभी विषयों पर केंद्रित होता है, अतः बहुत विस्तृत हो जाता है और व्यवहारिक ज्ञान इसको नहीं हो पाता। तो अब कल हम बात करेंगे शिक्षण संस्कृत शिक्षण की कुछ अगली विधियों की, जिसमें होगा उच्चारण शिक्षण की विधियां। तो उच्चारण शिक्षण विधियों पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखिए, उच्चारण शिक्षण विधियां कल हमको देखनी है। तो आज के लिए केवल इतना ही, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी अपनी तैयारियों में। यूं ही व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। अगर क्लास पसंद आ रही है तो इसको जाते जाते लाइक ज़रूर करना दोस्तों, शेयर करना अपने मित्रों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और कल अगली क्लास में आना, अपने दोस्तों को भी लाना, हंसते रहना, मुस्कुराना है और पढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना। अब की बार होगा एमपीटीटी पार। तो यकीन मानकर चलिए, आप तैयारी करिए, मैं आपके प्रति अपना 100% दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। तो आप सब्सक्रिप्शन भी लीजिए, मेरा कोड यूज़ करिए AUP10 और पाइए 10% का डिस्काउंट। दोस्तों विदा लेता हूं, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय दोस्तों, वंदे मातरम।